हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सुनताओ जो बिल्कुल चुप करके बैठे होते हैं उसके पास आकर पैंग बैठ जाता है। उसकी टांगों को देखकर कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है। और सुनताओ से ऐसे देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहने लगता है कि पर तुम्हारा फेस। तो अपने फेस को दिखाते हुए कहने लगती है कि इसमें अब क्या है। अब रैंतिल भी बिल्कुल पास आकर कहता है कि तुम्हारा फेस तो बिल्कुल लड़कों जैसा लगता है। ये सुनते साथ ही सुनताओ तो उसे खूब मारने लगती है। इन दोनों की आपस में फाइट चल रही होती। इतने में वहाँ पर मिसेज रैन आ जाती है, जो इन दोनों को इस तरह देखकर लगती कि तुम दोनों में काफी एनर्जी लग रही है ना, तो इसी तरह पोज बनाकर बैठे रहना है। अब ये सुनकर सुनताओ तो कहने लगती कि ये तो बिल्कुल ठीक बैठा है, पर मैंने तो अपनी कमर को टेढ़ा किया हुआ है ना, मैं ज्यादा थकूंगी। पर मिसेज रैन जब नहीं मारी होती तो सुनताओ ने कहने लगती कि आपके बेटे ने मुझे पहले बुरा भला कहा था, तो इसलिए मैंने उसे मारा। पर उसकी मॉम उन दोनों को ही पनिशमेंट दे देती है। रैंतिल तो पनिशमेंट सुनने के बाद वहाँ पर वैसे ही जाकर खड़ा हो जाता है, पर सुनताओ तो अभी तक नहीं मारी होती। तो मिसेज रैन कहती कि तुमने ही मेरे बेटे को कुछ कहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। सुनताओ बताने लगती कि उसने ये कहा कि मेरा फेस बिल्कुल लड़कों जैसा है। ये सुनकर तो बाकी सब और मिसेज रैन भी हंसने लगती हैं। अब जब सुनताओ की कोई बात नहीं मानी जा रही होती तो वो भी पनिशमेंट के लिए जाकर खड़ी हो जाती है, पर फिर भी वहाँ पर खड़े होकर उसे सुकून नहीं आ रहा होता। कहने लगती है कि मुझे भी लड़कों जैसी ड्रेसिंग करनी है। उन्होंने देखे ट्राउजर पहने हुए, मुझे भी उनकी तरह ही ट्राउजर पहनना है। मैं इस तरह अपनी टांगे नहीं दिखा सकती। अब मिसेज रैन कहने लगती कि तुम लोगों को ये पहनने होंगे, क्योंकि हम इन ड्रेसेस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी सालों से ऐसे ही चल रहे हैं। पर अभी का उसे अपनी लेग दिखाते हुए कहने लगती कि मैंने तो लेग ही पहनी हुई है, तुम भी इस तरह की कोई स्किन कलर की पहन लो ना। अब ये देखकर तो सुनताओ उसके पास आकर उसको अच्छे से देखने लगती है, और बाकी लड़कियों को भी जब देख लेती है तो मिसेज रैन कहने लगती है कि सुनताओ तुम्हारे लिए भी मैं एक ला दूंगी। ये सुनकर तो सुनताओ कहने लगती है कि मुझे पता ही था कि आप मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा प्यार करती, जबकि सुनताओ को इस बात का पता नहीं होता कि मिसेज रैन उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है। जैसे सब स्टूडेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं तो मिसेज रैन जाते जाते भी सुनताओ को काम देकर चली जाती कि तुमने बाहर से क्या क्या चीजें लानी है जो हमने लेकर जानी है। और फिर इनका टाइम आ जाता है यहाँ से जाने का, जहाँ पर इनके एंसेस्टर्स की कब्रें वगैरह होती हैं। अब सुनताओ तो शोर मचाते हुए चीजें वगैरह रख रही होती है, और फिर शोर मचाते हुए वापस अंदर चल जाती है और चीजें लेने के लिए। इतने में अंदर से प्रोफेसर रैन आते हैं, तो प्रोफेसर रैन को देखकर मिसेज रैन कहने लगती है कि आप सुनताओ का इतना ख्याल क्यों रखते हैं, उसका हर बात में साथ क्यों देते हैं। तो प्रोफेसर रैन कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, और अपने प्रिंसिपल फ्रेंड को बताने लगते हैं कि अब ये आखिर टॉम बॉय को एक गर्ल में जो चेंज करिए, आप गुस्सा तो होंगी ना। उनकी बात को मजाक में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग किसी तरह चलते चलाते वहाँ तक पहुँच तो रहे होते हैं, पर रास्ते में प्रोफेसर रैन को एक चीज मिलती है, जिसे देखते साथ ही सुनताओ तो उनसे दूर चली जाती है कि ये लोग तो किसी की वेस्ट चीज को भी नहीं छोड़ते। पर प्रोफेसर रैन बताने लगते हैं इसके फायदे और दूसरी चीजों के बारे में भी, कि उसका भी ये सब कुछ मिले तो उससे परफ्यूम भी बन सकती है। अब ये बात सुनकर सुनताओ तो पूछने लगती कि वो चीज हमें कहाँ पर मिलेगी। प्रोफेसर रैन तो एक सी फिश की बात कर रहे होते हैं। अब ये सुनकर तो सुनताओ चुप हो जाती है, और वहाँ तक जाते जाते रास्ते में जो भी ट्री नजर आ रहा होता है उस रास्ते में वहाँ मिसेज रैन एक रेड कलर का कपड़ा लगा रही होती है। ये देखकर तो सुनताओ पूछने लगती कि इसका मतलब क्या है। तो प्रोफेसर रैन उसे बताते हैं कि अगर हम खो जाते हैं तो हम इसी के सहारे वापस जा सकते हैं। और फिर फाइनली वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने आना था। वहाँ पर कुछ चीजें वगैरह रखने के बाद सबको कहते हैं कि हम इनके लिए कुछ पढ़ेंगे। अब ये लोग तो अपने एंसेस्टर्स के लिए पढ़े होते हैं, पर सुनताओ तो उनकी ऐसी हरकतें देखकर साइड पर चली जाती है और ऊंचा ऊंचा बोलने लगती है कि क्या फायदा, वो लोग तो मरे हुए हैं, वो आपकी बात थोड़ी ना सुन सकते हैं जो इतना ऊंची ऊंची बोल रहे हो। अब ये सुनकर प्रोफेसर रैन भी बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बाकी सब भी चुप हो जाते हैं। पर अबीका कहने लगती कि तुम कभी किसी की कब्र पर गई हो जो तुम्हें पता है। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं मानती हूँ, मैं कभी किसी की कब्र पर नहीं गई, क्योंकि मैं हमेशा से ऑर्फनेज में ही बड़ी हुई हूँ। वहाँ पर सिर्फ मुझे एक ही इवेंट का पता था, वो था कि जब आपको कुछ पेरेंट्स अडॉप्ट करने के लिए आते हैं, बहुत से बच्चों को अडॉप्ट कर लिया गया, बहुत से नाकाबिल बच्चे भी थे उनको भी अडॉप्ट कर लिया गया, पर मैं वहाँ पर रह गई। मुझे तो यहाँ पर आने के बाद पता लगा है कि इतने इवेंट्स होते हैं। अब एक तो सॉरी करने लगता है कि रबीका को इस बात का नहीं पता था हमारे बैकग्राउंड के बारे में। बस सुनताओ भी काफी सीरियस होकर उसके पास आते हुए कहने लगती कि मैं तो मजाक कर रही थी, देखा मैंने बना दिया ना तुम लोगों को पागल। अब ये देखकर अंत्यन तो सुनताओ को बहुत बातें सुनाने लगता है कि तुम इस तरह का मजाक कैसे कर सकती हो, और भी काफी बातें सुना रहा होता है। इसी में सुनताओ कहती है कि आप लोग जो यहाँ पर कर रहे हो ना, मुझे ये सिर्फ एक ड्रामा लग रहा है। जैसे आप लोगों ने फ्रूट रखा है, वो थोड़ी ना आकर फ्रूट खाएंगे, ये सब मेरी नजर में वेस्ट है। ये सब बातें कहकर सुनताओ तो साइड पर चल जाते हैं और वो अपना काम दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब वहाँ से होने के बाद वो एक जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर कुछ लोग उनका पहले से वेट कर रहे होते हैं। उन लोगों को देखकर बैंक पूछने लगता है कि ये लोग कौन है, तुम्हारे डैड के क्या स्टूडेंट्स हैं। तो रैंतिल कहने लगता है कि हाँ ये लोग हमसे हमेशा पहले आ जाते हैं और हमारे लिए खाना तैयार करके रखते हैं। फिर प्रोफेसर रैन और मिसेज रैन दोनों लोगों को चेक करने के लिए बैठ जाते हैं। प्रोफेसर रैन ने अपने पास सुनताओ को बिठाया होता है, मिसेज रैन ने अपने पास अपने बेटे को बिठाया होता है। अब प्रोफेसर रैन जिस पेशेंट से बात कर रहे होते हैं वो पेशेंट तो उसी खाने के बारे में बात करने लगता है, कहने लगता है कि जो भी यहाँ पर जानवर वगैरह होते हैं वो खाना हमारे जाने के बाद खा
जाते हैं। अब ये बात सुनकर प्रोफेसर रेन सुनताओ को कहने लगती है कि तुमने सुन लिया, वो खाना वेस्ट नहीं होता। और साथ में सुनताओ को हर बात लिखने को कहते हैं जो वो पेशेंट को कह रहे होते हैं और अपने पेशेंट से कहते हैं कि आप लोगों को 9 या 10 बजे सो जाना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पर वो कहता है कि ये तो मॉडर्न जमाना है, हम इतनी जल्दी कैसे सो सकते हैं। तो प्रोफेसर रेन कहते हैं कि आपने वाईफाई बंद कर दे तो खुद ब खुद आपको नींद आ जाएगी, अगर ज्यादा है तो आप 11 बजे भी सो सकते हैं, उसके बाद कोई भी जागे ना। अब सब चेकअप के बाद इकट्ठे बैठकर सब खा रहे होते हैं, उसी में सुनताओ भी कुछ सेपरेट बैठी होती है, उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। ये देखकर प्रोफेसर रेन उसके पास आते हैं, उसको कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हारी पल्स चेक करता हूँ। जब उसकी पल्स चेक करते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि इसको पीरियड्स आए हुए हैं, तो इसी वजह से वो अपनी वाइफ को भी बुला लेते हैं और वो सुनताओ को अंदर लेकर जाकर कंबल में लपेट देते हैं और साथ ही साथ सॉक्स भी पहनाने लगते हैं कि काफी ठंड है तो तुम्हें रोज रात में सॉक्स पहननी होंगी। और भाई से पेंग उसे तंग करने लगता है कि तुम्हारा सूप मैं पी जाऊंगा। अब ये सुनकर सुनताओ भी अपना सूप लेने के लिए जाने लगती है, पर प्रोफेसर रेन उसे बिठा लेते और कहने लगते हैं कि तुम्हारा खाना मैंने सेपरेट से रखा हुआ है, कोई भी खाना तुम्हारा नहीं खा सकता, ना ही तुम्हारा खाना खत्म होगा। और फिर इतने में प्रोफेसर रेन बाहर से वो वाला पानी ले आते हैं जिससे सुनताओ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वही सुनताओ को पिलाने लगते हैं और अपनी वाइफ को बाहर लेकर जाने के बाद उन्हें भी सूप देने लगते हैं कि तुम भी पी लो, तुम भी ठीक हो जाओगी, क्योंकि मिसेस रेन को खांसी लगी हुई थी और ज्यादा खांसी आने की वजह से उनसे वो भी नहीं पिया जाता, वो तो अपने हस्बैंड को वापस दे देती है। तो प्रोफेसर रेन कहते हैं कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए क्योंकि घर जाकर तुम अच्छे से रेस्ट करना। अब प्रोफेसर रेन की वाइफ तो यहाँ से चली गई थी और प्रोफेसर रेन सब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और सुनताओ लेक्चर में कैसे चुप रह सकती थी, वो यहाँ पर भी बोल रही होती है। और फिर प्रोफेसर रेन कुछ टाइम पढ़ाने के बाद उनसे उनके मोबाइल भी ले लेते हैं। इधर हमें मिसेस रेन दिखाई जाती है जो वापस पहुंच चुकी थी वहाँ पर। उन्हें पहुंचने पर पता लगता है कि एक पेशेंट आया हुआ है, वो यहाँ से जा ही नहीं रहा, कह रहे हैं कि हमने प्रोफेसर रेन से मिलकर ही जाना है। अब ये सुनकर मिसेस रेन उन्हें अंदर देखने के लिए चली जाती हैं। वो पेशेंट एक पैरालाइज लड़की होती है, उसके साथ उसकी मॉम होती है। मिसेस रेन उन्हें आकर बताने लगती है कि प्रोफेसर रेन तो यहाँ से बच्चों को पढ़ाने एक जगह दूर गए हुए हैं, तो वो तो 1-2 वीक्स में वापस आएंगे, तो आप फिर कभी आ जाना जब वो वापस आएंगे। पर वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे अपनी बेटी को यहीं से चेकअप करवाना है क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सुना है। तो मिसेस रेन बताती है कि मैं प्रोफेसर रेन की ही वाइफ हूँ, क्यों ना मैं आपकी बेटी को चेक कर लूँ। वो तो फौरन से मान जाती है और अपनी बेटी के बारे में बताने लगती है कि जब मैं वापस आई तो मेरी बेटी मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, तभी उसी दिन इसका कार से एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद इसकी ये हालत हो गई। अभी ये सिर्फ 22 की है और इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखना था। और इधर हमें सुनताओ दिखाई जाती है जो प्रोफेसर रेन के रूम में आकर मोबाइल्स को ढूंढ रही होती है कि मेरा मोबाइल मिल जाए। हर जगह जब चेक कर रही होती है इतने में वहाँ प्रोफेसर रेन भी आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद तो वैसे फील करवा रही होती है कि मैं तो यहाँ पर कुछ लेने के लिए नहीं आई, जबकि प्रोफेसर रेन के हाथ में ही मोबाइल का पैकेट होता है। सुनताओ तो चुप करके वहाँ से चली जाती है और प्रोफेसर रेन भी पिलो के नीचे वो छुपा देते हैं। और फिर हमें प्रोफेसर रेन दिखाए जाते हैं जो अपनी क्लास फिर से ले रहे होते हैं, जिसमें सुनताओ तो सिर्फ सोने का काम ही करने आई थी। उसको सोते देखकर प्रोफेसर रेन भी उसे पनिशमेंट दे देते हैं, जो उसको एक जगह पर खड़े होने को कहते हैं और ये भी बताते हैं कि तुमने किस तरह खड़े होना है। सुनताओ तो बार बार उस पोजीशन में नहीं खड़ी हो रही होती, तो प्रोफेसर रेन भी उसको स्टिक दिखाकर सीधा करवा रहे होते हैं। इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और एक दिन सुनताओ क्लास के लिए नहीं आती, तो प्रोफेसर रेन को पता लगता है कि वो तो रूम में अभी तक सोई हुई है स्टूडेंट से। तो वो भी क्लास मॉनिटर बैंक से कह देते हैं कि उसको उठाकर यहाँ पर लेकर आओ और साथ में एक और बच्चे को भी भेजते हैं। वो दोनों जब उसको उठाने के लिए जाते हैं तो सुनताओ फिर भी नहीं उठ रही होती। वो कहता है कि 3 गिनने तक तुम उठ जाओ। जैसे वो 3 गिनता है तो फौरन से सुनताओ उठकर बैठ जाती है। वो तो ये देखकर डर जाते हैं। सुनताओ ऊंचा से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। और फिर हमें दिखा जाते हैं कि प्रोफेसर रेन के वही फ्रेंड प्रिंसिपल भी मिल जाते हैं, जिनके साथ वो अपने एक और फ्रेंड को ढूंढ रहे होते हैं। घर के बाहर पहुंचते हैं तो उनसे कहते हैं कि सॉरी हम यहाँ पर आ गए, हम अपने एक पुराने फ्रेंड को ढूंढ रहे थे। तो वो कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, आप गलत नहीं आए, और उन्हें अंदर आने को कहती हैं। और इधर हमें सभी लड़कियां दिखाई जाती है जो एक ही रूम में सोने वाली थी, पर सुनताओ को देख रही होती है कि वो तो आज बहुत जल्दी सोगी और देखो कितने खराटे ले रही है। बाकी कहने लगती है कि मुझसे नहीं सोया जाएगा। पर जैसी रात में सब सो रही होती है तो एक उठकर कहने लगती है कि मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि सुनताओ के खराटों की आवाज नहीं आ रही। ये कहकर वो जैसे ही ब्लैंकेट हटाती है तो देखती है कि वहाँ पर तो सुनताओ है ही नहीं। वो सबको उठाने लगती है कि सुनताओ यहाँ से भाग गई। और दूसरी तरफ हमें सुनताओ दिखाई जाती है जो सच में रात के अंधेरे में भाग गई थी। वो रास्ता ढूंढते हुए जा रही होती है पर हर बार उसी जगह पे पहुंच जाती थी जहाँ से वो चलती थी, इसलिए वो तंग होकर एक दरख्त के नीचे बैठकर सोने लगती है। पर उसे इस बात का पता नहीं होता कि ऊपर शहद की मक्खियों ने अपना घर बनाया हुआ था, वो भी सुनताओ के पीछे लग जाती हैं। सुनताओ उनके आगे आगे होती है और वो सुनताओ के पीछे पीछे होती हैं। इसी में वो हेल्प हेल्प की आवाज दे रही होती है। वो आवाज प्रोफेसर रेन भी सुन रहे थे क्योंकि वो इसे यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हुए थे और अपने बेटे को भी साथ लेकर आए थे। प्रोफेसर रेन जिस तरफ से आवाज सुनते हैं फौरन से सुनताओ को बचाने के लिए भागते हैं। सुनताओ के पीछे जो शहद की मक्खियां लगी हुई थी उससे रेंतिन स्प्रे करके बचा लेता है। अब जैसे ही लाइट करके सुनताओ का फेस देखते हैं तो रेंतिन की तो हंसी नहीं रुक रही होती क्योंकि सुनताओ का फेस शहद की मक्खियों की काटने की वजह से फुल स्वेल हो चुका था। पर रेंतिन
एंथन तो मजाक बनाने से हट ही नहीं रहा होता, बल्कि उसका मजाक बना ही जा रहा होता है। और सुनताओ जिसको कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता, वो उसके आगे दोंग लिया करते हैं कि ये कितनी है, पर सुनताओ को तो वो भी नजर नहीं आ रही थी। और सुनताओ पर फैसले से सॉरी करी होती है, कह रही होती है कि मैं अब आपके साथ ही रहूंगी, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी और ना ही कोई क्लास मिस करूंगी, बल्कि अच्छे से लूंगी अपनी कैलीग्राफी की भी क्लास। अब यही मौका देकर प्रोफेसर एन भी उससे सारी हाँ करवा कर वहाँ से उसे घर लेकर जाते हैं। घर जाने के बाद उसके फेस पे मेडिसिन लगा रहे होते हैं ताकि उसका फेस बिल्कुल ठीक हो जाए। इसी मेडिसिन को लगवाते लगवाते सुनताओ तो बातें करते हुए सो जाती है। ये देखकर एंथन कहने लगता है कि डैड क्या ये गुजर तो नहीं गई, पर उसके डैड उसका सांस चेक करके बताते हैं कि नहीं, जिंदा है, बस सो गई है। बाकी सब कहने लगते हैं कि हमने इसको इतना ढूंढा, इतना थक गए, और ये देखो कितने आराम से सो रही है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।